मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम जिस किताब का मुतालिया कर रहे हैं वो है नसीम हिजाज़ी साहब की लिखी हुई किताब कैसरो किसरा। रिकॉर्डिंग पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कैसरो किसरा का 14वां बाब। आफताब नमूदार हो चुका था और चंद मील सर पर दौड़ने के बाद आसिम और उसके साथियों के घोड़े बुरी तरह हाँप रहे थे। आसिम ने अपना घोड़ा रोका और मुड़कर अपने साथियों की तरफ, जो कि कुछ पीछे रह गए थे, देखने लगा। लड़की की माँ ने उनके करीब पहुंचकर कहा, घोड़े थक गए हैं, अब हमें कुछ देर आराम से सफ़र करना चाहिए। आसिम ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम दोपहर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैसला तय कर लें। लड़की ने कहा, आपको यकीन है कि ये रास्ता दमिश्क की तरफ जाता है? ये पहला मौका था कि वो आसिम से तुम की बजाय आप कहकर मुखातिब हो रही थी, और ये पहला मौका था कि वो दिन की रोशनी में इंसानी हुस्न और जमाल के इस पैकरे मुजस्सम को देख रहा था। उसकी उम्र 14 या 15 साल से ज़्यादा न थी, ताहम शबाब की तमाम रानाइयाँ उसके चेहरे पर रक्स कर रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इस रास्ते पर पहले भी सफ़र कर चुका हूँ। लड़की ने कहा, हम खासी दूर आ गए हैं, क्या यह बेहतर ना होगा कि थोड़ी देर किसी जगह सस्ताने के लिए ठहर जाएं? नहीं, आसिम ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया, हम दोपहर से पहले आराम नहीं करेंगे। माँ ने कहा, बेटी हिम्मत से काम लो, हमारी मंजिल बहुत दूर है। एक घाटी के मोड़ पर उन्हें घोड़ों की टाप और रथों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आसिम ने जल्दी से अपने घोड़े की बाग मोड़ी और रास्ते से एक तरफ हटकर अपने साथियों से कहा, मेरा ख्याल है कि वो सिपाही हैं, आप अपने घोड़ों का रुख दूसरी तरफ कर लें और रास्ता छोड़ दें। उन्हें हमारे मुतल्लिक यही समझना चाहिए कि हम भी यरूशलेम जा रहे हैं, फिर शायद वो हमसे हम कलाम होने की ज़रूरत महसूस ना करें। आसिम के साथियों ने बिला तखीर उसकी हिदायत पर अमल किया। चंद सानिये के बाद घाटी के मोड़ से दूर रथ और चंद मुसल्ला सवार नमूदार हुए। सबसे अगली रथ पर एक रूमी अफसर सवार था। उसने करीब पहुंचकर हाथ के इशारे से सलाम लिया और फिर हाँफते हुए घोड़ों को चाबुक मारता हुआ आगे निकल गया। जब ये लोग कुछ दूर चले गए तो आसिम ने इत्मीनान का सांस लेने के बाद अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ये वर्दी पहनने पर अपने आप को कोस रहा हूँ। मुझे डर था अगर वो मुझसे पूछ बैठते तो मैं क्या जवाब देता हूँ। लड़की बोली, तुम्हें इस कदर परेशान होने की ज़रूरत न थी। ये लोग दमिश्क से आ रहे थे और उन्हें मरूब करने के लिए मेरे अब्बाजान का नाम काफ़ी था। मैं अगर उन्हें यह भी बता देती कि तुम एक अरब हो और तुमने सिर्फ हमारी खातर एक रूमी का भेस बदला है, तो भी वो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ना करते। दमिश्क की फ़ौज के तमाम अहदेदार मेरे अब्बाजान को जानते हैं। हमें अगर कोई ख़तरा पेश आ सकता है तो वो सिर्फ यरूशलेम के हाकिम के आदमियों से। आसिम ने कहा, अगर यरूशलेम के हाकिम के आदमी आपकी तलाश में इस तरफ रवाना हो चुके हैं तो रास्ते में इन लोगों से उन्हें आपका पता मिल जाएगा। इस सूरत में आपको आराम के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। अब चलिए। आसिम ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। माँ और बेटी ने बेबसी की हालत में एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ी। साथ के बाद ये लोग एक सरसब्ज वादी में दाखिल हुए जहाँ एक छोटी सी नदी बह रही थी। गंदम और जौ के लहलहाते खेतों में कहीं कहीं जैतून के दरख्त खड़े थे। सामने थोड़ी दूर किसी बस्ती या कस्बे के आसार दिखाई दे रहे थे। आसिम ने सड़क से उतरकर नदी के किनारे पर घोड़ा रोका और उसे पानी पिलाते हुए अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मेरे ख्याल में हमें इस बस्ती की बजाय यहीं किसी जगह थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। आप अपने घोड़ों को पानी पिलाएं, इसके बाद हम कोई मौजू जगह तलाश करेंगे। लड़की घोड़े से उतरी और उतरकर पानी के चंद घूंट पीने के बाद निढाल सी होकर नदी के किनारे बैठ गई। माँ ने बेटी को तलकीद की, लेकिन आसिम ने कहा, आप अपने घोड़ों की बागें पकड़े, वरना ये पानी पीते ही भाग जाएंगे। लड़की बादल न ख्वास्ता थी और अपने घोड़े की बाग पकड़कर बोली, हमारे घोड़ों में अब भागने की हिम्मत नहीं। आसिम ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर दूसरे घोड़ों की बाग पकड़ी और कहा, भूखे घोड़ों के लिए ये लहलहाते खेस खासे सब्र आजमा हो सकते हैं। आप जरा हिम्मत से काम लें, हमारे लिए सड़क के करीब ठहरना नामुनासिब नहीं। लड़की ने कहा, लेकिन अब मुझ में घोड़े पर दोबारा सवार होने की हिम्मत नहीं। आसिम ने कहा, चंद कदम पैदल चलना आपके लिए सूदमंद होगा। आइए। माँ उठते हुए बोली, चलो बेटी, ये दुरुस्त कहते हैं, हमें मामूली तकलीफ से बचने के लिए सड़क के किनारे रुकने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। लड़की मुंह बसोरती उनके पीछे चल पड़ी और वो कुछ देर नदी के किनारे चलते रहे। एक छोटा सा रीला अबूर करने के बाद आसिम ने इधर उधर देखा और कहा, मेरे ख्याल में ये जगह ज़्यादा महफूज है, कम से कम हमें सड़क की तरफ से कोई नहीं देख सकेगा। लड़की और उसकी माँ ज़मीन पर बैठ गई और आसिम ने तीनों घोड़े जैतून के दरख्त के साथ बांध दिए।
लिए। फिर अपनी खरजैन में से एक गठरी जिसमें खाना बंधा हुआ था निकाली और उसे अपने साथियों के आगे रखकर खोलते हुए कहा, थकावट से ज़्यादा भूख महसूस कर रही होंगी। देखिए हमारे मेज़बान ने किस कदर तकल्लुफ़ से काम लिया है। ये खाना हमारे पूरे सफ़र के लिए काफ़ी होगा। लड़की ने कहा, क्या आपके ख्याल में हमें अगली मंजिलों में भी इस बासी खाने पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा? आसिम ने जवाब दिया, हाँ, अगर ताज़ा खाना ना मिला। लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भूख की शिद्दत उसकी कुव्वत गोयाई पर गालिब आ गई। फिर गोश्त के चंद टुकड़े और रोटी के चंद निवाले खाने के बाद उसने कदरे ताज़ा दम होकर कहा, देखिए मैं आपकी एक गलत फहमी दूर कर देना चाहती हूँ। हमारे लिए यरूशलेम ठहरना इसलिए ख़तरनाक था कि शहर का हाकिम दर पर्दा हमारा दुश्मन था। उसके जासूस ने बाज़ अफवाहें फैलाकर अवाम को हमारे खिलाफ कर दिया था। लेकिन यरूशलेम से बाहर हमें कोई ख़तरा नहीं। गवर्नर के आदमी हमारा ताक़ुब करने की जुर्रत नहीं करेंगे। आप मेरे नाना को नहीं जानते, वरना आपको हमारे मुतल्लिक इस कदर परेशानी ना होती। आप देखेंगे कि जब यरूशलेम के हाकिम को ये मालूम होगा कि हम उससे खफा हैं और वो कांपता हुआ मेरे नाना के पास आएगा और उसके पाँव पर गिरकर ये कहेगा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं तो आपकी बेटी और नवासी की हिफाजत कर रहा था। ये हमारी गलती थी कि हम अपने ईरानी नौकरों को अपने साथ यरूशलेम ले आए थे और अवाम की दुश्मनी अफवाहों से इनके खिलाफ मोतशिल हो गई थी। इसलिए आप हमें भेड़ बकरियों की तरह हाँकने की कोशिश ना करें, मैं बहुत थक गई हूँ। लड़की की माँ ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी इज्जत और हमारी जानें खतरे में हैं। हमारा एक नौकर अब भी कैद में है और इसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लड़की ने माँ की तरफ मतवज्जा होने के बजाय थकी हुई निगाहों से आसिम की तरफ देखा और कहने लगी, अगर वो हमें पकड़ कर ले जाएं तो आप दमिश्क पहुंचने की कोशिश करें। हमारा मकान शहर के मशरिकी दरवाजे के बिल्कुल करीब है और मेरे नाना का नाम थियोडोसियस है। जब आप उन्हें ये बताएंगे कि आपकी नवासी गिरफ्तार होने से पहले बारिश के तूफान में यरूशलेम से निकली थी और फिर उसने इतना लंबा सफ़र तय किया, तो आप देखेंगे कि वो यरूशलेम के गवर्नर के साथ क्या सलूक करते हैं और आप मेरे बाप के मुतल्लिक भी नहीं जानते। अम्मा जान, आप उन्हें बताइए ना कि मेरा बाप कौन है, फिर उन्हें यकीन आ जाएगा कि हमें कोई ख़तरा नहीं है और हम दमिश्क तक इत्मीनान से सफ़र कर सकते हैं। फस्तीनिया की माँ और आसिम इस्तराब परेशानी की हालत में उसकी तरफ देख रहे थे और थोड़ी ही देर में फस्तीनिया आंखें बंद किए गहरी नींद में बड़बड़ा रही थी। आसिम ने कहा, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। फस्तीनिया की माँ ने ज़मीन पर लेटते ही आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद अपनी बेटी की तरह वो भी गहरी नींद सो गई। आसिम देर तक फस्तीनिया की तरफ देखता रहा। उसका हसीन चेहरा उसे बैक वक्त मासूम, शौक और मगरूर दिखाई देता था। उसे गुज़श्ता चंद घंटों के वो तमाम वाक़यात एक ख्वाब मालूम होते थे और ये ख्वाब जिस कदर दिलचस्प और दिल फरेब थे, उसी कदर मुज़हका खेस मालूम होता था। वो सोच रहा था, अगर रात के वक्त यरूशलेम के दरवाजे बंद ना होते और मुझे बारिश से पनाह लेने के लिए फरमस की सराय का रुख ना करना पड़ता, तो इनसे मेरी मुलाकात भी ना होती। मैं दुनिया से तमाम रिश्ते तोड़कर सुकून की तलाश में निकला था। मुझे अपने सफ़र में किसी की रफ़ाकत की तमन्ना ना थी। फिर क्या वजह थी कि कुदरत ने 3 मुसीबत ज़दा अफराद को मुख्तलिफ सिमतों से धकेल कर एक रास्ते पर डाल दिया? क्या कुदरत के लिए ये मुमकिन ना था कि इस वक्त फस्तीनिया की बजाय सुमेरा मेरे पास होती? उससे मेरी पहली मुलाकात जिन हालात में हुई थी वो इससे कहीं ज़्यादा गैर मुतवक्का और नाकाबिले यकीन थी और मैंने इन गैर मुतवक्का हालात को कुदरत का मौज़ा समझकर ये यकीन कर लिया था कि हम एक दूसरे के लिए हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकती। सुमेरा की रफ़ाकत के बाद मेरे जहन में अपने मुस्तकबिल का कोई तसव्वुर न था, लेकिन अब वो मर चुकी है और मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगा। मन्नात, जिसकी मूर्ति के सामने मैंने मन्नतें मांगी थी, सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपने रास्ते से भटककर सुमेरा के घर पहुंच जाऊं। उसने उमैर को बेबसी की आलम में मेरे रास्ते पर डाल दिया था और उसी ने मेरे दिल में अदी के ख़ानदान के लिए दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात बेदार कर दिए थे और मुझे इस बात का कतई एहसास ना था कि मैं अपने कबीले से बदअहदी कर रहा हूँ। काश मुझे मालूम होता कि मैंने इनके लिए मौत के दरवाजे खोल दिए हैं। जिसे मैं नेकी समझता था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन जाएगा और मैं जिन फूलों को हाथ लगाऊंगा वो खाकस्तर बन के रह जाएंगे। आसिम ने कर्ब की हालत में आंखें बंद कर ली और अपने दिल में कहा कि कुदरत की बेरहम कुव्वतों, अब तुम मुझसे मजाक नहीं कर सकती। अब मैं नए सपने नहीं देखूंगा। अब मुझे किसी ख्वाब की ताबीर परेशान नहीं करेगी। अब फूलों की जुस्तजू मुझे अंगारों में हाथ डालने पर आमादा नहीं कर सकेगी। तुम मेरे खाली हाथों से कुछ नहीं छीन सकोगे। दमिश्क पहुंचने के बाद मुझे इन लोगों से कोई सरोकार न होगा।
وہاں سے ہمارے راستے مختلف ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ فسطینہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں اس قسم کے سوالات ابھر رہے تھے کہ کیا دمشق سے آگے اپنی زندگی کے ویران راستوں پر سفر کرتے ہوئے مجھے کسی ہم سفر کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی؟ کیا مجھے اس عارضی رفاقت کا تصور پریشان نہیں کرے گا؟ عاصم کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جتنا فسطینہ کی طرف دیکھ رہا تھا اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا تھا کہ مستقبل کے تاریخ خلا میں یہ تابناک چہرہ مدتوں اس کا تعاقب کرتا رہے گا۔ تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ مغرور لڑکی ایک فریب الریار عرب کی طرح آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور جب وہ دمشق پہنچ جائیں گے تو ان کے راستے خود بخود ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اچانک اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھ رہا تھا۔ عاصم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے قریب پہنچ کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور کہا، جب آپ سڑک سے اتر کر اس طرف آ رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں شاید سمجھا کہ آپ آگے کسی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو آپ یہاں بیٹھے دکھائی دیے۔ اگر آپ سڑک سے اتر کر اس طرف نہ آتے تو تھوڑی دور آگے آپ کے لیے ایک سرائے میں قیام کرنے کی جگہ تھی۔ اب اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے گھر تشریف لے چلیں، میں بستی کے اس باغ کے پیچھے رہتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن اب ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، تو کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ عاصم نے جواب دیا، ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں، اگر آپ کے پاس ان کے لیے اناج اور چارہ ہے تو آپ مہیا کر دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ آپ بہت نیک دل انسان معلوم ہوتے ہیں، ورنہ رومیوں کے گھوڑے اگر بھوکے ہوں تو وہ انہیں ہماری فصلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی چارے کا انتظام کرتا ہوں۔ بوڑھا یہ کہہ کر چل دیا۔ کچھ دیر بعد گھوڑا چارہ کھا رہے تھے اور بوڑھا کسان اور اس کا ایک نوجوان بیٹا عاصم کے پاس بیٹھے تھے۔ کسان نے کہا، جناب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ میرا بڑا بیٹا فوج میں ملازم ہے۔ پچھلے مہینے اس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ہمارے دستے دمشق جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے اس کا کوئی خط یا پیام نہیں آیا۔ اگر آپ اسے گھر آنے کے لیے کچھ دن کی رخصت دلوا سکے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا۔ میری بیوی بیمار ہے اور اسے بہت یاد کرتی ہے۔ اسے رخصت نہ مل سکے تو بھی ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ عاصم نے جواب دیا، میں اسے دمشق میں تلاش کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں کسی سپاہی کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی خیریت کی اطلاع مل جائے۔ آپ بہت نیک دل ہیں، ورنہ رومی افسر کسی شامی سے ہم کلام ہونا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آج چند رومی ہمارے گاؤں سے گزرے تھے اور میں نے یہی التجا ان کے افسر سے بھی کی تھی، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے مجھے چابک رسید کر دیا۔ اگر گاؤں کا ایک آدمی مجھے دھکا دے کر ایک طرف نہ ہٹاتا تو اس نے مجھے اپنے رتھ کے نیچے کچل ہی دیا ہوتا۔ عاصم نے کہا، وہ کوئی بددماغ آدمی ہوگا۔ نوجوان نے کہا، جناب اگر میں وہاں ہوتا تو یہ ضرور پوچھتا کہ اگر تم انطاکیہ اور ہم سے شکستیں کھا کر بھاگے ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بوڑھے نے خوف زدہ ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، جناب یہ لڑکا بہت بے وقوف ہے، آپ اس کی بات کا کوئی خیال نہ کریں۔ عاصم نے کہا، پریشان نہ ہو، ایک غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نوجوان اس رومی افسر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا تو بھی میں اسے حق بجانب سمجھتا۔ بوڑھے کسان کا خوف اب پریشانی اور حیرت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جناب ہم لوگ تصور میں بھی ایسی گستاخی نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے نیک دل انسان کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شبہ نہیں ہے اور میں اس بات پر نادم ہوں کہ رومی فوج کا ایک افسر آپ سے اس قدر بدسلوکی کے ساتھ پیش آیا۔ میں دمشق پہنچتے ہی آپ کے بیٹے کا پتہ لگاؤں گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یوسف ہے اور اسے خد و خال میرے اس چھوٹے بیٹے سے اس قدر مشابہت رکھتے ہیں کہ آپ اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ عاصم نے کچھ سوچ کر کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے حالات مجھے کتنی دیر وہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اسے ضرور تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب آپ کے خیال میں دمشق کے حالات بہت زیادہ مخدوش تو نہیں ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق کو خطرہ ضرور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایرانی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ جناب مجھے یقین ہے کہ فوقاس جیسے ظالم حکمران سے نجات حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے حالات بدل چکے ہیں اور ہمارا نیا شہنشاہ میدان میں آتے ہی ایرانیوں کا منہ پھیر دے گا۔
आसिम को रूम और ईरान की जंगों से कोई दिलचस्पी ना थी। इस बात से भी कोई सरोकार ना था कि फुकास किस कदर जालिम था और नए कैसर के अज़ाइम क्या थे। वो सिर्फ इतना जानता था कि ये सादा दिल किसान उसको एक रूमी अफसर समझ रहा है और वो उसे ये नहीं बता सकता था कि मेरा ज़ाहिरी लिबास तुम्हें धोखा दे रहा है। सो इस नदामत के एहसास से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी। बूढ़े को इस बात की खुशी थी कि रोमी फ़ौज का एक बड़ा अहदेदार उससे हम कलाम है और वो मशरिक़ व मगरिब के ताज़ा तरीन हालात मालूम करने के लिए बेताब था। और आसिम अपने दिल पर जबर करके उसके हर उल्टे सीधे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। जब दरख्तों के साए तवील होने लगे तो उसने फ़लस्तीनिया की माँ का बाजू हिलाकर उसे जगाया और वो उठकर बैठ गई और परेशानी की हालत में बूढ़े किसान और उसके बेटे की तरफ देखने लगी। आसिम ने कहा, अब खासी देर हो चुकी है, अब हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। हमारे घोड़े भी ताज़ा दम हो चुके हैं और ये शरीफ आदमी उनके लिए चारा भी ले आया था। माँ ने किसी तौक़ुफ़ के बगैर फ़लस्तीनियों को जगा दिया और थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घोड़े पर सवार हो रहे थे। बूढ़े किसान ने कहा, जनाब अब तो शाम होने वाली है, अगर आप आज रात मेरे यहाँ ठहर सकते तो मुझे बहुत खुशी होती। नहीं, हमारे लिए बिला तख़ीर दमिश्क पहुँचना ज़रूरी है। अगर मैं दोबारा इस रास्ते से गुज़रा तो आपके पास ज़रूर ठहरूंगा। हाँ देखिए, अगर गांव के बाहर से कोई रास्ता सड़क मिलती है तो हमें इस पर डाल दीजिएगा। इस वक्त मुझे गांव से गुजरना पसंद नहीं। मैं रास्ते में जितने आदमियों से मिला हूँ वो मुझसे अजीबो गरीब सवाल करते हैं और मुझे इनकी बातों से बहुत उलझन होती है। हाँ जनाब, इन दिनों ईरानियों की पेशकदमी के बाद चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है और आम लोग यही ख्याल करते हैं कि मुल्क के हालात रोमियों से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन आपको गांव से जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नदी के इसी किनारे पर चलते रहे तो थोड़ी दूर आगे जाकर एक पगडंडी मिलेगी जो गांव से बाहर दमिश्क की सड़क पर जाती है। अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने लड़के को आपके साथ कर देता हूँ। नहीं, उसे तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़लस्तीनिया की माँ ने सोने का एक सिक्का बूढ़े की तरफ फेंकते हुए कहा, लो ये तुम्हारा इनाम है। किसान ज़मीन से सिक्का उठाने के बजाय सरापा इल्तिजा बनकर आसिम की तरफ देखने लगा। आसिम घोड़े से कूदकर आगे बढ़ा और उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ सिक्का उठाकर उसके बेटे को पेश करते हुए कहा, लीजिए ये सिर्फ इनाम है। लड़के ने अपने बाप की तरफ देखा और उसका इशारा पाकर आसिम के हाथ से सिक्का ले लिया। आसिम दोबारा घोड़े पर सवार हो गया। थोड़ी दूर आगे जाकर आसिम मुड़ा और फ़लस्तीनिया की माँ की तरफ देखकर बोला, वो गरीब किसान ज़रूर था लेकिन भिखारी नहीं था। आपको उसकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए थी। औरत ने नदामत का इजहार करने के बजाय तल्ख होकर कहा, अगर हम उसे कुछ ना देते तो वो हमें भिखारी समझता। मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी कि सोना देकर किसी शामी की दिल आज़ारी हो सकती है। आपको उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए घोड़े से उतरने की ज़रूरत ना थी। उस मगरूर औरत के तेवर साफ बता रहे थे कि मुझे सिर्फ यरूशलेम के रूमी हाकिम का खौफ है, लेकिन मैं फ़लाँ की बेटी और फ़लाँ की बीवी हूँ और कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मेरी निगाह में एक शामी किसान का दर्जा ऊँचा नहीं कर सकती। आसिम ने इस तराब की हालत में उसकी तरफ देखा, लेकिन इस मसले पर मजीद बहस करने की ज़रूरत महसूस ना की। और वो किसान जो अभी तक टीले पर खड़ा था अपने बेटे से ये कह रहा था, मुझे यकीन है कि वो औरत किसी अमीर और बाअसर रूमी घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो इस नौजवान की माँ नहीं हो सकती। आज गांव का कोई आदमी नहीं मानेगा कि एक रूमी ने मुझसे एक दोस्त की तरह बातें की हैं, लेकिन तुम ये देख चुके हो कि वो मेरे साथ किस कदर अदब से पेश आता था। उसने वादा किया है कि वो आइंदा तुम्हारे घर ठहरेगा। ऐसा शरीफ आदमी छोटा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वो दमिश्क पहुंचते ही तुम्हारे भाई को तलाश करेगा और ये भी मुमकिन है कि तुम्हारे भाई को इसकी मदद से फ़ौज में तरक्की मिल जाए। नौजवान ने कहा, लेकिन मुझे तो उसकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि वो रूमी है ही नहीं। तुम बेवकूफ़ हो। अगर वो एक चरवाहे के लिबास में होता तो भी मुझे उसके रूमी होने पर शक ना होता। तुमने एक निहायत अहमकाना बात की थी। अगर वो आली नसब ना होता तो हमारी शामत आ जाती, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसे हमारे गांव से गुजरना क्यों पसंद ना था। कोई ऐसी बात थी जिसे वो छुपाना चाहता था। बूढ़े ने झंझला कर कहा, अरे पागल, गांव में वो इसलिए दाखिल नहीं हुआ कि वहाँ तुम जैसे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है और वो हर मुसाफिर का रास्ता रोककर अजीबो गरीब सवाल करते हैं।